हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। एक बार की बात है, जर्मनी नाम के एक देश में एक छोटा सा 11 साल का लड़का था जिसका नाम था हेलमुट। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे किसी भी बच्चे की होती है। मम्मी पापा, खिलौने, स्कूल, सब कुछ ठीक था। एक दिन वो अपने बेड पर लेटे लेटे खिलौने से खेल रहा था जब उसने अपने मम्मी पापा की कुछ फुसफुसाहट सुनी। उसने ध्यान से सुना तो पता चला कि पापा मम्मी से कह रहे थे, क्या मुझे अकेले अपनी जान ले लेनी चाहिए या पूरी फैमिली के साथ। ये सुनकर हेलमुट घबरा गया। उसके पापा, जो एक बड़े डॉक्टर थे, उन्हें डर था कि अब दुश्मन देश, जिन्हें एलाइज कहते हैं, उनके साथ वही बुरा करेंगे जो उन्होंने जूज और डिसेबल्ड लोगों के साथ किया था। उन्हें लग रहा था कि उनकी हार हो चुकी है और अब सब कुछ खत्म हो गया है। अगले दिन मम्मी पापा हेलमुट को एक पिकनिक पर ले गए, एक छोटी सी फॉरेस्ट वाली जगह पर जहां वो पहले भी गए थे। वहां उन्होंने गाने गाए, हंसी मजाक किया, एक आखिरी खुशी का दिन मनाया। लेकिन हेलमुट को क्या पता था कि ये उनका आखिरी हैप्पी मोमेंट होगा। अगले ही दिन उसके पापा ने खुद को गोली मार ली। हेलमुट ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी यूनिफॉर्म खून से भरी हुई थी। उसे इतना डर लग गया कि उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं मम्मी उसे भी जहर न दे दे। इसीलिए उसने घर पर खाना खाना ही बंद कर दिया। सोचो, एक छोटे से बच्चे के दिल पर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। पर यह सिर्फ हेलमुट के साथ नहीं हुआ। ऐसे हजारों फैमिली थी जर्मनी में जो इसी दर्द से गुजरी, क्योंकि जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ी थी। ये वॉर 1939 में शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई। इस वॉर के पीछे एक ही आदमी का दिमाग था, एडोल्फ हिटलर। हिटलर जर्मनी का लीडर था। उसने लोगों के दिमाग में नफरत भर दी थी, स्पेशली जूस के खिलाफ। उसका कहना था कि जर्मनी की सारी समस्याओं की जड़ जूस हैं। उसने सबको बता दिया कि सिर्फ एक ही रास्ता है, सबको खत्म कर दो। हिटलर के साथ उसका एक और आदमी था, गोबल्स, जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाता था। वो रेडियो, न्यूज़पेपर, पोस्टर, हर जगह जूस के खिलाफ झूठ फैलाता था। हिटलर ने सिर्फ वॉर ही नहीं लड़ी, उसने अपने देश में भी एक अलग वॉर छेड़ी, जिसमें उसने जूस, डिसेबल्ड लोगों और अपने विरोधियों को मार डाला। उसने 60 लाख जूस, 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पोलिश लोग और 70,000 ऐसे जर्मन्स को भी मार डाला जो मेंटली या फिजिकली कमजोर थे। लोगों को गैस चैम्बर्स में डाला जाता था, लाइन में खड़ा करके गोली मारी जाती थी या जिंदा जला दिया जाता था। यह सब कुछ एक प्लान के तहत होता था। यह नॉर्मल क्राइम नहीं था, यह था जेनोसाइड, यानी पूरी एक जाति को खत्म कर देना। लेकिन जब हिटलर की हार हुई और एलाइज ने जर्मनी को हरा दिया, तो हिटलर और गोबल्स ने अपनी फैमिली के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में छुपकर सुसाइड कर लिया। लेकिन सवाल ये आता है, जब हिटलर लोगों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार रहा था, तब उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? इसे जानने के लिए हमें जर्मनी का इतिहास समझना पड़ेगा, जिसे जानते हैं हम हमारे पहले टॉपिक में, जो है बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक। एक बार की बात है, यूरोप में एक बड़ी जंग छिड़ी जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सब कुछ 1914 में शुरू हुआ, जब जर्मनी और उसके दोस्त ऑस्ट्रिया ने सोचा कि वो यूरोप के सबसे ताकतवर देश बन सकते हैं। जर्मनी ने जल्दी जल्दी फ्रांस और बेल्जियम पर हमला कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके खिलाफ कई बड़े देश मिल जाएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इसके बावजूद भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर इन सभी को हरा देते, लेकिन तभी उनकी लालच बढ़ गई और उन्होंने सोचा, अब लड़ ही रहे हैं तो क्यों न पूरी दुनिया पर ही कब्जा कर लें। और उन्होंने अमेरिका के साथ भी जंग छेड़ दी। जर्मनी ने सोचा था कि यह जंग कुछ महीने चलेगी, लेकिन अमेरिका की एंट्री से यह पूरे 4 साल तक चली। हर तरफ तबाही हो गई, लोग थक गए और आखिरकार 1918 में जर्मनी ने हार मान ली और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है। अब अमेरिका और बाकी सारे देश सोचने लगे कि अगर जर्मनी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ ही दिनों में यहां का किंग दोबारा उछलने लगेगा, तो क्यों ना जर्मनी में भी फ्रांस और अमेरिका जैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई जाए। आखिरकार जर्मनी के राजा को हटाकर उनके ऊपर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोप दी गई और एक नई सरकार आई जिसका नाम था वाइमार रिपब्लिक। अब लोग वोट देने लगे, यहां तक कि लड़कियों को भी वोटिंग का हक मिल गया। सबको लगा कि नए जर्मनी की नई शुरुआत हो गई है, लेकिन असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई थीं। जर्मनी की नई सरकार को जबरदस्ती एक सख्त समझौता साइन करना पड़ा, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इसमें जर्मनी से कहा गया कि तुमने लड़ाई शुरू की, इसलिए पूरा दोष तुम पर आता है। तुम्हें 6 बिलियन पाउंड का भारी हर्जाना भरना होगा। तुम्हारी आर्मी छोटी कर दी जाएगी, तुम्हारी कॉलोनीज और कुछ जरूरी जमीन छीन ली जाएगी
और तुम्हारा लोहा और कोयला जैसे जरूरी रिसोर्सेज भी ले लिए जाएंगे। ये सब सुनकर जर्मनी के लोग बहुत नाराज हो गए। उन्हें लगा उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अब जर्मनी के आम लोग अमेरिका और बाकी सारे देशों को तो कुछ कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने वाइमार रिपब्लिक को ही दोषी माना, क्योंकि उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर साइन किया था। और तो और लोग उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहने लगे, क्योंकि ये ट्रीटी नवंबर के महीने में साइन की गई थी। धीरे धीरे जर्मनी की हालत खराब होने लगी। 1923 में जर्मनी के पास पैसा खत्म होने लगा। अब क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं था, तो वाइमार रिपब्लिक ने अंधाधुंध कागज के नए नोट छापने शुरू कर दिए। रिजल्ट ये हुआ कि इंटरनेशनली उनके पैसे की वैल्यू गिर गई। एक टाइम ऐसा आया कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर के नोट ले जाते थे। इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। दुनिया भर के लोग जर्मनी के हाल देखकर हैरान हो गए। इसे देख अमेरिका को दया आ गई और जर्मनी की मदद के लिए उन्होंने डॉस प्लान लाया, जिसमें हर कुछ महीनों में जर्मनी को कुछ पैसे दिए जाते थे, जिससे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सके और अपना लोन वापस भर सके। कुछ समय के लिए सब थोड़ा ठीक लगने लगा, पर 1929 में एक और बड़ी मुसीबत आई, ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जर्मनी की इकोनॉमी अमेरिका की मदद पर टिकी थी, और जब वो रुक गई तो सब कुछ टूट गया। फैक्ट्रीज बंद हो गईं, लोग बेरोजगार हो गए, बाजार बंद हो गया। लोग इतने परेशान हो गए कि कुछ लोग चोरी चकारी करने लगे, कुछ डिप्रेशन में चले गए और बहुत से लोग तो भूख से मर गए। इस सब के बीच वाइमार रिपब्लिक की सरकार कुछ नहीं कर पाई, जिससे लोग सोचने लगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ लफ्जों का खेल है, काम कुछ होता ही नहीं। लोग दुखी थे, नाराज थे, थके हुए थे। उन्हें एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें प्राइड, वर्क और फ्यूचर दे सके। तभी एक नया लीडर उभर कर आता है, अडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कहा, मैं जर्मनी को दोबारा महान बनाऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और लोग उसकी बातों में आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या हिटलर लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाया? इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, हिटलर्स राइज टू पावर। 1889 की गर्मियों में ऑस्ट्रिया नाम के देश में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। उसका बचपन काफी मुश्किल था, घर में पैसे नहीं थे और उसके सपने बड़े थे। जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हिटलर जर्मन आर्मी में भर्ती हो गया। उसने वॉर में काम किया, मेडल्स जीते, लेकिन जब जर्मनी अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया तो हिटलर का दिल टूट गया। उसे लगा कि देश के साथ गलत हुआ है और वह बहुत गुस्सा हो गया। वॉर के बाद जर्मनी में सब कुछ खराब चल रहा था। लोग बेरोजगार थे, पैसा बेकार हो गया था और लोगों को लग रहा था कि उनका फ्यूचर अंधेरे में है। तभी हिटलर ने एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे वह पार्टी का हेड बन गया और उसका नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया। हिटलर लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करता था, जोश में बोलता था और कहता था कि वह जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आने भी लगे। तभी उसने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वाइमार रिपब्लिक को हटाकर पावर छीनने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया और उसे जेल भेज दिया गया। जब वह जेल से बाहर आया तब तक लोग और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे। 1929 में दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। लोगों के पास न काम था न पैसा। हिटलर ने वादा किया कि वह सब कुछ ठीक करेगा, लोगों को नौकरी देगा और जर्मनी का सम्मान वापस दिलाएगा। हिटलर एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। उसकी बातें सुनकर लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी और लोगों ने उस पर भरोसा किया। उसकी पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलने लगे। 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 1933 का इलेक्शन जीतकर हिटलर जर्मनी का नया चांसलर बना, यानी सबसे बड़ा नेता। हिटलर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया और तभी एक दिन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग गई। हिटलर ने कहा कि देश की सरकार पर हमला हुआ है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, देश में इमरजेंसी लागू की जाती है, जिसमें लोगों की बोलने, लिखने और मिलने की फ्रीडम छीन ली गई। अब हिटलर के पास खुली छूट थी कुछ भी करने की। सबसे पहले उसने अपने दुश्मनों को जेल में डाल दिया, खासकर कम्युनिस्ट्स को। फिर उसने एक स्पेशल लॉ पास करवाया जिसका नाम था इनेबलिंग एक्ट, जिससे वह बिना किसी की परमिशन देश चला सकता था। उसने बाकी सब पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बंद कर दिया। अब जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी थी, नाजी पार्टी। हिटलर ने पुलिस और सीक्रेट फोर्सेस बनाई जो लोगों पर नजर रखते थे। अगर किसी ने हिटलर के खिलाफ कुछ कहा तो उसे जेल में डाल दिया जाता और जब कुछ दिनों में लोग उसे भूल जाते तो हिटलर चुपचाप उसे मरवा देता। अब हिटलर ने इकोनॉमिकली देश को सुधारने के लिए वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट यलमार शक्ट को हायर किया और देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए।
सड़कों का निर्माण करवाया, लोगों को काम दिया, कुछ पुराने जर्मन एरियाज को वापस जीत लिया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। उसकी हर जीत से लोग और खुश होने लगे। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। उसने और ज्यादा इलाके जीतने का प्लान बनाया। उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने मना किया कि युद्ध मत करना, लेकिन हिटलर ने उसे हटा दिया। उसने डिसाइड किया कि वह युद्ध करेगा और नए इलाके जीतेगा। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसे देखते ही इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध में आ गए, पर हिटलर भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। इस बार उसने इटली और जापान को अपनी साइड कर लिया। देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, जहां धीरे धीरे जर्मनी ने यूरोप के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर जीतने लगा तो उसने वही गलती की जो पहले जर्मनी के राजा ने की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के किंग ने अमेरिका पर हमला करके गलती की थी, और इस बार वैसी ही गलती हिटलर फिर कर बैठा जब उसने रशिया पर हमला कर दिया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रशियन आर्मी ने उसे पीछे हटा दिया और जर्मनी के अंदर तक घुस गई। दूसरी तरफ जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिससे अमेरिका भी युद्ध में आ गया। फिर हर तरफ से जर्मनी पर हमले होने लगे। एक तरफ से रशिया था और दूसरी ओर से अमेरिका। हिटलर की सेना कमजोर पड़ गई और आखिरकार 1945 में जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। वर्ल्ड वॉर हारते ही हिटलर अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर की आड़ में उसने कुछ ऐसे काम किए थे जो अगर दुनिया को पता चल जाते तो उसे मौत से भी बदतर सजा दी जाती। लेकिन हिटलर ने ऐसा क्या किया था, इसे जानेंगे हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द नाजी वर्ल्ड व्यू। पिछले टॉपिक में हमने देखा कैसे पावर में आते ही हिटलर के पास अब कुछ भी करने की खुली छूट थी। जहां सबसे पहले तो उसने इमरजेंसी लगाकर लोगों की सारी फंडामेंटल राइट्स छीन ली। जितने भी उसके ओपोनेंट्स थे या जो भी उसके खिलाफ बोलता, वो उन सभी को मरवा दिया। और तो और इकोनॉमिस्ट यलमार शख्ट के मना करने के बावजूद भी उसने पूरी दुनिया के साथ जंग छेड़ दी, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। इसके अलावा भी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इतिहास उसे कभी भुला नहीं पाएगा। हिटलर का मानना था कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बेहतर होते हैं। उसके हिसाब से सिर्फ ब्लॉन्ड बालों और नीली आंखों वाले लोग, जिसे वो आर्यंस कहता था, सबसे शुद्ध और ताकतवर थे। हिटलर ने सोचा कि बस ये आर्यंस ही दुनिया में जीने के लायक हैं और बाकी सब लोग जैसे जूस, जिप्सीज या काले लोग कमजोर और खतरनाक हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये सभी लोग जर्मनी में नहीं रह सकते। हिटलर ने कुछ बड़े लोगों के आइडियाज को उल्टा सीधा घुमाकर बोला कि सिर्फ रिलीजन ही नहीं, साइंस का भी यही मानना है कि ताकतवर लोग ही जिंदा रहने चाहिए। उसने कहा कि अगर आर्यंस लोग दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं तो उन्हें और ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि जर्मनी को और बड़ा बनाना चाहिए और दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहिए। वहां के लोगों को निकाल दो या मार दो और अपने आर्यंस लोगों को वहां बसा दो। जब हिटलर पावर में आया तो उसने अपनी सोच को सच करना शुरू किया। उसने सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो उसकी सोच में शुद्ध नहीं थे, जूस, जिप्सीज, काले लोग और इवन वो आर्यंस भी जो मेंटली या फिजिकली कमजोर थे। सबको अनडिजायरेबल बोला गया। वो चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ एक ही टाइप के लोग रहें, ताकतवर और हेल्थी आर्यंस। बाकी सब लोग या तो मार दिए गए या उनका जीवन इतना मुश्किल बना दिया गया कि वो खुद ही चले जाएं। जूस पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। हिटलर को जूस से नफरत थी। उसे लगता था कि जूस जर्मन सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, लेकिन उसकी नफरत बस उनके धर्म से नहीं थी, बल्कि उसने कहा कि यह तो एक खानदानी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, जूस को पूरी तरह मिटा दो। हिटलर और नाजीज ने पहले जूस को डरा धमकाकर उनकी दुकानें बंद करवाईं, उनकी नौकरियां छुड़वाईं और उनका पैसा छीन लिया। फिर उन्हें अलग जगहों पर भेजा गया, जिसे गेटोस कहते हैं, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। फिर आया सबसे डरावना फेज, जहां लोगों को मालगाड़ियों में भरकर ले जाया गया उन जगहों पर जिसे डेथ कैंप्स कहते हैं, जैसे ऑशविट्स और ट्रेब्लिंका। वहां गैस चेंबर्स में लोगों को हजारों की संख्या में बंद कर दिया जाता था। लोगों को लगता था शायद इन शावर्स से पानी आएगा जिससे हम अपनी प्यास मिटा सकें और नहा सकें, लेकिन धीरे धीरे उन शावर से जहरीली गैस रिलीज की जाती थी, जिससे सभी लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते थे। और यह सब इतना शांत और सिस्टमैटिक तरीके से होता था कि कई लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिलता था। यह मारने का काम 3 स्टेप्स में हुआ। पहले जूस को सोसाइटी से अलग किया गया, फिर उन्हें गेटोज में बंद किया गया और आखिर में उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन सवाल यह आता है, जब हिटलर करोड़ों की संख्या में जूस को मार रहा था तो लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? कोई उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया?
इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है यूथ इन नाजी जर्मनी। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि हिटलर, जो जर्मनी का लीडर था, उसने एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा था, एक ऐसा देश बनाने का जिसमें सिर्फ उसके जैसे लोग हों और बाकी सब लोग हटा दिए जाएं। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले बच्चों और औरतों पर काम किया। उसका मानना था कि अगर बचपन से ही दिमाग में अपनी सोच डाल दी जाए तो बड़े होने तक वह इंसान उसी रास्ते पर चलता है। इसलिए हिटलर ने स्कूल से लेकर घर तक सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। स्कूल में ऐसे टीचर्स को निकाल दिया गया जो हिटलर की सोच से एग्री नहीं करते थे या जो जूस थे। यहां तक जूस और जर्मन बच्चे अलग बिठाए जाने लगे। धीरे धीरे जूस, जिप्सीज या जो फिजिकल और मेंटल रूप से कमजोर बच्चे थे, उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। फिर कुछ सालों बाद कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर मार दिया गया। इसके अलावा जो जर्मन बच्चे थे, उनको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे जहां उन्हें हिटलर से प्यार करना और जूस से नफरत करना सिखाया जाता था। मैथ्स की क्लास में भी उन्हें जूस के नाक का साइज सिखाया जाता। सोचो, मैथ्स के नाम पर भी नफरत फैलाई जा रही थी। उन्हें हर जगह हिटलर की फोटो दिखाई जाती और हर सुबह असेंबली में छोटे से छोटे बच्चे तक प्लेज लेते थे कि वो हिटलर के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। 10 साल के होते ही लड़कों को जुंग वोल्क नाम के ग्रुप में डाला जाता था। फिर 14 साल में हिटलर यूथ ज्वाइन करना जरूरी होता था। वहां उन्हें सिखाया जाता था कि जंग अच्छी होती है, डेमोक्रेसी बेकार है और जूस, कम्युनिस्ट और जो हिटलर जैसे नहीं हैं उनसे नफरत करनी चाहिए। खाली दिमाग से नहीं, शरीर से भी उनकी ट्रेनिंग होती थी ताकि वो स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव और हिटलर के लिए लड़ने को रेडी हो सके। 18 साल में उन्हें आर्मी या लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था। हिटलर चाहता था कि एक बार कोई उसके सिस्टम में आ गया तो फिर जिंदगी भर वहीं रहे। स्कूल से शुरुआत, फिर यूथ ग्रुप, फिर आर्मी और फिर कब्र तक। लड़कियों के लिए हिटलर का प्लान अलग था। उसका कहना था कि लड़कियों का असली काम सिर्फ मां बनना है, और वो भी प्योर ब्लडेड जर्मन बच्चों की मां। उन्हें सिखाया जाता था कि जूस से दूर रहो, अच्छे बच्चे पैदा करो, घर संभालो और अपने बच्चों को हिटलर के रूल्स सिखाओ। जो औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें मेडल मिलता था। 4 बच्चे तो ब्रॉन्ज, 6 पे सिल्वर और 8 या उससे ज्यादा पे गोल्ड। पर अगर कोई औरत किसी जूस, जिप्सीज या ब्लैक आदमी से मिलती थी तो उसका मुंह काला करके, सिर मुंडवा के, उसके गले में तख्ती लटकाकर शहर में घुमाया जाता था, जिसमें लिखा होता था, मैंने अपने देश का सम्मान खराब किया है। जिसके बाद उसे भी मार दिया जाता। लेकिन सबसे डेंजरस चीज थी हिटलर का प्रोपेगेंडा, यानी लोगों के दिमाग से खेलना। उसने मीडिया का, रेडियो का, फिल्म्स का, पोस्टर्स का इस्तेमाल किया लोगों को गुमराह करने के लिए। फिल्म्स में जूस और जिप्सीज को चूहे और कीड़े दिखाया जाता। पोस्टर्स में उनकी बुराई होती थी। शब्दों का ऐसा जादू कि लोगों को लगता था सब कुछ सही हो रहा है। जैसे मारने को स्पेशल ट्रीटमेंट बोला जाता, गैस चेंबर को डिसइंफेक्शन एरिया। देख रहे हो, जहां इंसानों को मारा जाता था उसे सफाई करना कहा जाता था। हिटलर ने हर एक तरीके से लोगों को अपनी सोच में फंसा लिया। छोटे बच्चे से लेकर मां तक सबको एक मशीन की तरह बनाया जो सिर्फ उसके लिए काम करे। वो लोग जो कभी एक साथ मिलकर रहा करते थे, हिटलर ने उनके बीच नफरत भर दी। उसका प्रोपेगेंडा इतना पावरफुल था कि खुद जूस और जिप्सीज भी ऐसे सोचने लगे, क्या सच में हम जीने के लायक नहीं हैं? क्या हमें मर जाना चाहिए? इसी को जानते हैं हम हमारे आखिरी टॉपिक में, जो है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा जब जर्मनी में लोग बहुत परेशान थे, उनके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे और वो उदासी में जी रहे थे। तभी एक आदमी आया जिसका नाम था हिटलर। उसने कहा, मैं तुम्हारा देश सुधार दूंगा, तुम्हें नौकरियां दिलाऊंगा और जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। लोगों को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत लोग उसकी बात मान गए क्योंकि उन्हें उम्मीद चाहिए थी। लेकिन पावर में आते ही हिटलर ने लोगों के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने एक सिस्टम बनाया जिसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। हर जगह रेडियो, पोस्टर, सिनेमा, स्कूल, सब जगह सिर्फ उसी की ही बातें चल रही थीं। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता था कि जूस बुरे हैं। लोगों को यह समझाया गया कि देश की हर दिक्कत की वजह जूस हैं। धीरे धीरे आम लोग भी यह मानने लगे। कुछ लोग तो इतने बदल गए कि उन्होंने अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसी के घर पर निशान लगा दिया, किसी को पुलिस के पास रिपोर्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जू था। उन्हें लगता था कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। कई लोग तो खुद भी यकीन करने लगे कि हिटलर सही कह रहा है और उसके साथ रहना बेहतर है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों ने हिटलर का विरोध भी किया। उन्होंने झूठ के खिलाफ आवाज उठाई, जेल गए, पुलिस का जुल्म सहा और कुछ तो अपनी जान भी खो बैठे। पर एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो बस चुप रहे। वो न हां बोले न ना। शायद उन्हें डर था या फिर उन्हें लगा कि कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं। इसी चुप्पी के बारे में एक आदमी, पास्टर निमलर, ने एक बहुत ही दुखद बात कही थी। उन्होंने लिखा,
पहले वो कम्युनिस्ट्स के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर जूस के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा। और जब वो मेरे लिए आए तब कोई बचा ही नहीं था जो मेरे लिए कुछ कहता। हर किसी की चुप्पी सिर्फ डर की वजह से नहीं थी। एक औरत थी, एर्ना क्रांस, जो उस समय टीनेजर थी। उन्होंने बाद में बताया, मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे वो वक्त पसंद आया। शायद कई लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहे। एक तरफ जहां ज्यादातर आर्यंस को सब अच्छा लग रहा था, वहीं दूसरी ओर जूस के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें सिर्फ दुख नहीं हो रहा था, उनका दिमाग भी थक गया था। एक राइटर थी, शार्लेट बेरेट। उन्होंने लिखा कि कैसे जूस ने इतना प्रोपेगेंडा सुना कि वो खुद भी अपने आप से नफरत करने लगे। उन्हें अपनी नाक, आंखों, बालों तक से डर लगने लगा। उनके सपने भी डर से भरे होते थे। गैस चेंबर्स तक जाने से पहले ही वो अंदर से मर चुके होते थे। दुनिया को पूरा सच तब पता चला जब जंग खत्म हो गई, जर्मनी हार गया और हिटलर सुसाइड कर लिया। तब लोगों ने देखा कि जूस के साथ क्या क्या जुल्म हुआ था। एक जू ने कहा था, मैं सिर्फ जंग के बाद आधा घंटा और जिंदा रहना चाहता हूं ताकि दुनिया को सच बता सकूं। बहुत से लोगों ने डायरीज लिखी, नोटबुक्स बनाई, सबूत इकट्ठा किए ताकि सच कभी ना भुलाया जाए। जब नाजीज को लगा कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने अपने ऑफिसों में सब कुछ जला दिया। उन्होंने पेट्रोल बांटा ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन उनकी इतनी कोशिशों के बाद भी सच जिंदा रहा। उन करोड़ों की कहानी आज भी लोगों की यादों में है, बुक्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, कविताओं में, म्यूजियम्स में। ये उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो हिटलर के खिलाफ खड़े हुए। एक शर्मिंदगी भरी याद है उनके लिए जो चुप रहे, और एक चेतावनी है हम सबके लिए कि अगर हम नफरत के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कल कोई हमारे लिए भी आवाज नहीं उठाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा, चैप्टर की शुरुआत में जो हेलमट के फादर सुसाइड किए थे वो भी नाजी पार्टी के एक सपोर्टर थे। और उन्होंने सुसाइड इसीलिए किया क्योंकि उन्हें लगा जब बाकी दुनिया को पता चलेगा हमने करोड़ों जूस के साथ क्या किया तो हमारा भी वही हश्र होगा। इसलिए वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिए। लेकिन सारे देशों ने मिलकर यह फैसला लिया कि कुछ हिटलर के कोल्ड ब्लडेड लीडर्स को छोड़कर सभी को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।